चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। संस्कृत साहित्य के समीक्षात्मक इतिहास के तहत आज हम लोग नाटक एवं नाटककार के प्रसंग में हर्षवर्धन या हर्षदेव, जिसको हम हर्ष भी कहते हैं, और एक श्री हर्ष भी हुए थे। और श्री हर्ष और हर्ष में अंतर क्या है यह बता दूं कि श्री हर्ष जो है नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं, जबकि हर्षवर्धन या हर्षदेव या हर्ष ये तीन नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो एक बात तो यह भी स्पष्ट हो जाए, आप सभी लोग जुड़ जाएं सभी लोग, और इस कक्षा को जो है सही तरीके से जो भी पॉइंट आपको बताए जाते हैं वे सारे पॉइंट को नोट करते जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देख रहे हैं संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। सबको सुप्रभातम। और फिर हम लोग देखते हैं, और यहाँ से हर्ष या हर्षदेव, हर्षवर्धन, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इन्हीं का नाम है हर्षदेव या हर्षवर्धन। एक सवाल बनता है बहुत तगड़ा कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट। बहुत तगड़ा प्रश्न पूछा जाता है बाणभट्ट। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि बाणभट्ट ने किसके चरित्र को लिखा है। तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं कि हर्ष चरितम हर्ष के नाम पर ही पड़ा है, जो कि आख्यायिका ग्रंथ है और यह गद्य ग्रंथ है। कभी कभी इसमें भी सवाल बन जाता है कि हर्ष चरितम किस प्रकार की पद्य में लिखी गई है कि गद्य में, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह रचना जो है यानी कि गद्य में लिखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि ये जीवन वृत्त के बारे में बताया गया है कि नाटककार के रूप में हर्ष या हर्षदेव या हर्षवर्धन को प्रियदर्शिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आइए इस पर विशेष बात करते हैं हम लोग। देखिए, हर्षवर्धन स्थानेश्वर के राजा और यानी थानेश्वर और कन्नौज के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र और राज्यवर्धन का भाई है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि प्रभाकर वर्धन पिता हैं किसके, यानी कि हर्षवर्धन के, और ये राजवर्धन जो है इनका यानी कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, ठीक है। और एक राजश्री है, राजश्री वह इसकी बहन है, यानी कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन है, यानी कि राजश्री। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है हर्षचरितम में, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आइए एक बात और स्पष्ट कर लीजिए यहीं से, वह क्या है, वह यह है कि बाणभट्ट, महाकवि बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। यह बात स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर इन प्रश्नों को हम परीक्षाओं में देखते हैं और देख चुके हैं और देखेंगे भी, ठीक है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभातम। चलिए पुनः सभी लोग, जितने लोग हमारे साथी जुड़े हैं इस लाइव सेशन से, मैं सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। और आप लोग जितने भी बिंदुओं को मैं बता रहा हूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करते जाएंगे और ये पूछा जाएगा। एक छोटी सी किंवदंती आती है, यानी कहानी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों रचनाएं एक ही किसी व्यक्ति की नहीं है, बल्कि कोई अलग अलग लेखक हैं। तो इस पर विवादास्पद है और विवाद के घेरे में है। फिर भी हम लोग यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ये तीनों रचनाएं जो है हर्षवर्धन की ही हैं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक धावक कवि थे, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतर शतये सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित उपदेश युजे, ऐसे एक कारिका आई हुई है। और काव्य प्रकाशकार मम्मट ने प्रथम उल्लास में बताया है। उसमें काव्य के प्रयोजन में, काव्य का प्रयोजन होते हैं 6, काव्य के हेतु होते हैं 3। ऐसा सवाल कभी कभी पूछा जाता है मित्रों। इन सभी सवालों को, फेक टाइप के प्रश्नों को आप देखते रहेंगे, क्योंकि मेरा स्लोगन है भीड़ से अलग कराने की कक्षा, यानी गागर में सागर भरना, फारवेर अर्थ गौरवम। ये सभी सिद्धांत लागू होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। और इस पूरी कक्षा को आप प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग कभी कभी लाइव सेशन से जुड़ते हैं, कभी कभी हट जाते हैं,
और इसी प्रकार से हम लोग समीक्षात्मक इतिहास बहुत जल्द ख़त्म करके इसके बाद कोई नया ग्रंथ स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों से यह सवाल बनेगा कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है। तो आपको सीधे-सीधे इस पे कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है, क्योंकि आपसे केवल इतने पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा हर्षवर्धन। श्रीहर्ष नहीं, श्रीहर्ष अलग हैं जो नैषधि चरितमकार यानी जो महाकाव्यकार हैं, और जो बृहत की 3 रचनाएं हैं उनमें से एक नैषधि चरितम है, उसके रचनाकार श्रीहर्ष हैं। ठीक है, चलिए धावक कवि की कहानी है कि इन्होंने बेचा था राजा हर्षवर्धन से स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के इन 3 रचनाओं को बेच दिया था, क्योंकि काव्य के प्रयोजन में एक प्रयोजन काव्यम यशसे अर्थकृते है। अर्थ मतलब काव्य की रचना धन के लिए भी की जाती है, यानी पाठक और लेखक की दृष्टि से धन की भी प्राप्ति होती है। आप इतना जानते रहिएगा। और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लेखक बाणभट्ट जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते भी थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और है, ये पूछा जाता है ना, कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, तो ह्वेन-सॉन्ग। ठीक है, इसको आप कभी कभी पूछा जाता है ह्वेन-सॉन्ग। चीनी यात्री सिंह ने अंतिम चरण में अपने संस्मरण में हर्ष को लेखक जीमूत वाहन से संबंध था। कुछ नहीं, इसमें आपको नहीं देखना है कुछ, यहाँ से देखिएगा। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेन-सॉन्ग। ठीक है, चलिए आपको मैंने ट्रिक दे दिया। एक रचना यहाँ से पूछी जाती है, इसको आप सही से देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। यानी कि उदय सुंदरी कथा, यानी सुड्ढड़ की रचना है उदय सुंदरी कथा। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछी गई है। दूसरी बात, एक बात और नोट कर लेंगे आप लोग, यहाँ से जयदेव आया है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि जयदेव की कौन सी रचना है। बहुत प्रसिद्ध रचना है, आपको जयदेव की रचना बतानी है, और वह कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक रचना देखिए यहाँ से मयूर शतक है, यानी मयूर की है। और मयूर की मैं कहानी बता दूं कि मयूर जो है मयूर जो है बाणभट्ट के साले थे, यानी कि बाणभट्ट मयूर के जीजा थे। इन पे एक छोटी सी कहानी है कि मैं वदंती आपको बता दूं कि मयूर जो है मयूर शतकम किस कंडीशन पे रचा, और इसी तरीके से बाणभट्ट ने प्रतिस्पर्धा में, यानी मयूर भट्ट की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने चंडी शतकम रचना रची थी, यानी 100 चंडी शतक। जैसे मयूर शतक मतलब मयूर शतक मयूर कवि हैं और इनमें 100 श्लोक हैं, उसी प्रकार से चंडी शतक में भी 100 श्लोक हैं। आइए छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं, इस कहानी को भी आप लोग जानते रहेगा। एक बार जो है बाणभट्ट अपनी पत्नी को मना रहे थे, किसी तरीके से वो नाराज थी किसी कारण से, और भाई पति पत्नी का जो है रूठना मनाना लगा रहता है, इसमें क्या है। तो पत्नी जो है मान नहीं रही थी। उसके बाद 3 श्लोक 3 लाइन बोले थे बाणभट्ट, बड़ी ज़बरदस्त लाइन बोले थे। उसके बाद इनके साले जो है, भाई पत्नी को पता नहीं चला कि साला ही मेरी भाई मेरा है, कोई आवाज़ आई, चौथी लाइन जो है इनके साला यानी मयूर भट्ट ने बोला। उस लाइन में अश्लीलत्व दोष था, जिसके कारण से पत्नी ने देखा नहीं अपने भाई को और डायरेक्ट शापित किया, किस तरीके से किसी महिला के ऊपर आप बोलने वाले कौन हो, आपको कोढ़ हो जाए, यानी जलोदर रोग जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कोढ़ हो जाए। तो इस प्रकार से किंवदंती आती है। इस पर आप लोग, इस पे कोई प्रामाणिकता नहीं है, फिर भी किंवदंती प्रचलित है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, तपस्या किया सूर्य की। एकदम आप वैज्ञानिक कारण मैं आपको बता दूं कि सूर्य से विटामिन डी मिलती है। ठीक है, और उसकी ऊर्जा से जो भी यानी कि हम यूँ कहें कि स्किन से संबंधित जो भी रोग होते हैं, अगर सुबह शाम आप सुबह में, ज़्यादातर सुबह में जो बाल सूर्य होता है यानी कि सुबह का, उसकी सूर्य की जो रोशनी लेने से आपके शरीर में त्वचा में जो है निखार आता है। यानी विटामिन डी का पूर्णतः जो है स्रोत जो है सूर्य है। और अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप सुबह में धूप, डॉक्टर भी बोलता है, क्योंकि वैज्ञानिक कारण है कि आप सुबह सुबह का धूप लीजिए, आपका चर्म रोग इत्यादि जो होगा वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने तपस्या किया सूर्य के खुले आसमान के नीचे, तो इनका जो कोढ़ था वो दूर हो गया, और 100 श्लोकों का जो है इन्होंने रचना रची, जिसका नामकरण किया सूर्य शतक या मयूर शतक। यानी इसी का नाम है सूर्य शतक भी, जानते रहिएगा। मयूर शतक तो कवि के नाम पर है, ये पूछी जाती है रचना। और
फिर उसके बाद बाणभट्ट जो कि इनके जीजा थे, इनको लगा कि यार ये भी बंदा जो है यानी सूर्य की स्तुति करके कोढ़ हटा लिया, तो चलो हम भी प्रयोग करते हैं। बाणभट्ट अपना शरीर अंग भंग करके और चले गए जो है चंडी माता की तपस्या करने लगे। तो कहा जाता है कि बाणभट्ट भी अपने आप को, अपने पैर और को तोड़ ओड़ लिए थे, लेकिन बाद में चंडी माता की जो स्तुति की है तो वो भी सही हो गए। तो ये किंवदंतियाँ हैं, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। फिर भी हम जो कहानियाँ चल रही हैं, समाज में प्रचलित हैं, जो हमारे इतिहास में दिख रही हैं, उनको हम देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मयूर शतकम के रचनाकार कौन हैं, तो आप बताएंगे सूर्य शतक या मयूर शतक के मयूर भट्ट हैं। ठीक है, बाणभट्ट के साला। चलिए, उसके बाद सुभाषितवावली, सदुक्त, कर्णामृत, इन सभी रचनाओं को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और कुछ नहीं आगे आपको देखना है। 3 रचनाएं किसकी हैं? देखिए, नाटकों की संक्षिप्त कथा आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहली बात, हम आपको यहीं से अवगत करा दे रहे हैं। कितने अंक हैं यह जानते रहिएगा, कौन लेखक है, और ज़्यादा अगर आपको रुचिकर लगे तो आप कहानी थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपका काम बन जाएगा कि परिदर्शिका किसकी रचना है, रत्नावली किसकी रचना है, तो नागानंद किसकी रचना है। तो बस आपको जब तुरंत जवाब देना है, हर्षवर्धन की या हर्षदेव की या हर्ष की। ठीक है, श्रीहर्ष नहीं बताना है, श्रीहर्ष अलग हो जाते हैं। यानी श्रीहर्ष नैषधि चरितमकार के रचनाकार हैं, जो कि हर्षवर्धन से भिन्न है, एक आदमी नहीं है ये लोग। ठीक है, ये कहानी आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कहानी आपके पाठ्यक्रम में है भी नहीं। आपको बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरितम है, नीति शतकम है और मेघदूतम है। इन सभी रचनाओं को ज़्यादातर पढ़ें आप, और एलटी ग्रेड में 2-3 ग्रंथ और बढ़ जाते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का 2य अध्याय और मेघदूतम का पूर्व मेघदूतम। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो मेन फोकस है नागानंद। देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जैसे प्रियदर्शिका है ना, इसमें 4 अंक हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। 4 अंक हैं। ठीक है, यानी ये जो है एक सवाल और बनता है प्रियदर्शिका में, यानी यह नाटिका है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नाटक नहीं बल्कि नाटिका है। और नाटिका उपरूपक का भेद है। उपरूपक के कितने भेद, यानी कि यहाँ से देख लीजिए, उपरूपक के 18 भेद हैं। ठीक है, और रूपक के कितने भेद हैं? 10। ये सवाल बनते हैं अक्सर परीक्षाओं में। और एक चीज़ और, यहाँ पर एक विशेष जो मैं आपको बता दूं कि इसमें गर्भ नाटक की परिकल्पना की गई है। ध्यान से सुनिएगा, गर्भ नाटक, 3य अंक में गर्भ नाटक विशेष महत्वपूर्ण है। तो ये और भी पूछा जा सकता है। गर्भांग की गर्भ नाटक का प्रयोग आप उत्तर रामचरितम में भी बताएंगे, और साथ में यानी कि मालविका यानी गर्भ नाटक आपके इसमें ये आपका प्रियदर्शिका में। ठीक है, तो गर्भ नाटक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, दूसरा यहाँ से सवाल आपका बनेगा। चलिए, और यह हर्ष की है, ये पूछा है, प्रियदर्शिका हर्ष की प्रथम कृति है। ठीक है, और प्रथम कृति है, साथ में इसमें भी गर्भांग नाटक 3य अंक में है और उत्तर रामचरितम के 7वें अंक पर है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ से आपको मैं यह 5 अंक का, देखिए आपका अगली रचना जो आ रही है नागानंद में हम आपको बता दे रहे हैं, ये शांत रस प्रधान है। प्रियदर्शिका श्रृंगार रस प्रधान थी, उसमें 4 अंक थे। रत्नावली में भी 4 अंक हैं। रत्नावली नाटिका जो है श्रृंगार रस प्रधान है। और दूसरी रचना जो है हर्षवर्धन की नागानंद है। तो नागानंद में आपको ट्रिक दे रहा हूँ, 5 उंगली ऐसे बनाइए तो फन रस बनाता है, फन की तरह। नाग का फन जो होता है 5 उंगली की तरह होता है, इसलिए नागानंद का आपका ट्रिक हो गया। इसमें 5 अंक हैं और इसमें शांत। देखिए, जब आदमी को नाग डसता है तो शांत हो जाता है आदमी, इसलिए आपका ये ट्रिक है। ठीक है, इसको सिद्धांत में रट लीजिए। पूछा जाता है कि नागानंद कौन सा रस प्रधान है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को कक्षा पसंद आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। और इसमें 5 अंक हैं। बस इसकी कहानी आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। और हर्षवर्धन की अंतिम रचना मानी जाती है, लेकिन
यह जो है नाटक यानी इसको नाटक की श्रेणी में आता है, रत्नावली नाटिका की श्रेणी में आता है। ये सब पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर घुस के नहीं पढ़ना है। रत्नावली इसमें 4 अंकों की यह नाटिका है, ठीक है। लेकिन नागानंद जो है, देखिए पूछा जाता है कभी कभी, नाटक में कम से कम 5 से 5 अंक होने चाहिए, ये सवाल बनता है। 5 अंक से कम होता है तो नाटिका हो जाती है। तो नागानंद नाटक है और प्रियदर्शिका और रत्नावली ये नाटिका हैं। तो नागानंद रूपक के भेद में आता है कि उपरूपक, तो आप बताएंगे रूपक के भेद में आता है क्योंकि नाटक है। और रत्नावली और प्रियदर्शिका यह जो है नाटिका है, तो यानी कि उपरूपक के भेद में सम्मिलित हुई है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना आप लोग। हर्षवर्धन की नाट्य कला एवं नाट्य शैली, हर्षवर्धन जो है भी प्रियदर्शिका में गर्भ नाटक मौलिक कल्पना है। आप पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के किस नाटक में गर्भ नाटक खेला गया है, तो प्रियदर्शिका। गर्भ नाटक का मतलब होता है नाटक के अंदर नाटक, ठीक है। जैसे उत्तर रामचरितम में भी जो है वाल्मीकि ने एक सभा गोष्ठी की थी जिसमें राम की पूरी कथा फिर से चली थी। नाटक के अंदर नाटक खेलना ही गर्भ नाटक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर साहित्य दर्पणकार कौन है, ये सवाल बनता है, यानी कि विश्वनाथ है। साहित्य दर्पण किसमें विभक्त है, तो परिच्छेदों में विभक्त है। कितने परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेद है। ये आपके लिए विशेष बातें हैं, इन्हीं को नोट करते जाइए परीक्षा के। हर्ष जो है, हर्ष यानी हर्षवर्धन वैदर्भी शैली के हैं। जैसे आपको मैंने प्रसाद और माधुर्य गुण प्रधान है, कालिदास की तरह है, ठीक है। कालिदास जैसे कालिदास उसी तरीके से हर्षवर्धन भी, यानी इनकी भी शैली वैदर्भी रीत है। वैदर्भी रीत की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि छोटे छोटे समास और एकदम अच्छे अक्षरों को रखना, अच्छे शब्दों का चयन करना, और भाषा प्रौढ़ परिष्कृत भावाभिव्यक्ति में सामंजस्य है, प्रवाहपूर्ण है, ठीक है। आइए देखिए, 2 नाटिकाएं हैं, ये देखिए यहाँ से क्लियर। 2 नाटिकाओं में श्रृंगार रस है, नागानंद में शांत रस है, ठीक है। ये दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है। नाक जब डसता है तो आदमी शांत हो जाता है, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपको देखिए रत्नावली की पहले अंक का 25वां श्लोक है, जो कि इसमें हम बता दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। इसमें शार्दूल विकृतम छंद है, इसको मैं पढ़ के गुनगुना देता हूँ, आप लोग भी गुनगुनाइए। देवी त्वन्मुख पंकजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा पश्याब्याजिनि विनिर्जितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम् श्रुत्वा त्वत्परिवारवारवनिता गीतानि भृङ्गाङ्गना लीयन्ते मुकुलान्तरेषु शनकैः सञ्जातलज्जाइव। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम आपको शार्दूल विक्रीडित का ध्वनि बता दिए हैं, आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से ये इनके बारे में बस इतनी ही जानकारी, जितना मैं बता रहा हूँ मित्रों उतना ही ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपके एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। फेक टाइप के सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं, तो ये पूछा जा सकता है हर्ष के प्रिय छंद क्या है। हर्ष के प्रिय छंद हैं शार्दूल विक्रीडित, श्रद्धरा श्लोक और आर्या है, ठीक है। कालिदास के प्रिय छंद क्या है, सबसे आर्या और वसंत तिलका और श्लोक। श्लोक का मतलब होता है अनुष्टुप छंद, शार्दूल विक्रीडित, ठीक है। यही है प्रियदर्शिका। यही देखिए तीनों नाटकों का छंद, कुछ नहीं इसमें से आपको ये सब बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। नाटिका की गणना उपरूपों में की जाती है, ठीक है। यानी प्रियदर्शिका रत्नावली ये 2 नाटिका हैं और नागानंद नाटक है, ठीक है। इसको जानते रहिएगा। यहाँ से आपको मैं बता दूं, ये विश्वनाथ जो है यहाँ से एक विशेष, भरत मुनि ने भी जो है अध्याय इतने में, धनंजय की रचना 10 रूपक है और भरत मुनि की रचना है जो नाट्य शास्त्र है 36 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। और विश्वनाथ की साहित्य दर्पण है जो कि परिच्छेद में विभक्त हैं।
चलिए आगे हम आपको बता दे रहे हैं। अब आगे हम लोग अगली कक्षा में भट्ट नारायण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये भी एक नाटककार हैं और इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। वेणी संहारम इनकी रचना है, ये सवाल बनेगा। भट्ट नारायण की यह नाटक है और इसमें वेणी संहारम में 6 अंक हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।